नमस्कार सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर बाल मनोविज्ञान के संपूर्ण सिलेबस पर आधारित टॉप 60 प्रश्नों को लिया गया है। तो सभी साथी इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कर दो ताकि सबको इसका फायदा हो सके। जल्दी से जुड़ जाओ। उसके बाद में अपने शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो। सभी साथी वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन 60 प्रश्नों में से कम आप 35 या 40% सही करने की कोशिश करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो और अपने मित्रों में शेयर कर दो। तो आपके सामने आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि शेष अवस्था की विशेषता नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास की तीव्रता, 2 नंबर है दूसरों पर निर्भरता, 3 नंबर है नैतिकता का होना और 4 नंबर है मानसिक विकास में तीव्रता। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। शेष अवस्था की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? नैतिकता का होना, क्योंकि शेष अवस्था के अंदर नैतिकता का अभाव होता है। उसके बाद में आपके सामने 2 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किशोरावस्था को लेकर किस मनोवैज्ञानिक ने समोआ द्वीप पर अध्ययन किया। आपके सामने पहला ऑप्शन है मार्गरेट मेड ने, 2 नंबर है BF स्किनर ने, 3 नंबर है वाटसन ने और 4 नंबर है एलेक्स पॉल ने। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मार्गरेट मीड ने किशोरावस्था के अध्ययन को लेकर समोआ द्वीप पर अध्ययन किया था। उसके बाद में आपके सामने 3 नंबर प्रश्न है कि वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आपके सामने पहला ऑप्शन है वृद्धि का मापन संभव है, 2 नंबर है वृद्धि की अवधारणा मूर्त होती है, 3 नंबर है चेतन मन यह चेतन मन के परिणाम स्वरूप होती है और 4 नंबर है इसकी संकुचित अवधारणा होती है। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो वृद्धि होती है वह अचेतन मन के परिणाम स्वरूप होती है, जो विकास होता है वो चेतन मन के परिणाम स्वरूप होता है। उसके बाद में जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वृद्धि की अवधारणा मूर्त होती है, ये भी आप ध्यान में रखना। पूछा जा सकता है कि वृद्धि की अवधारणा होती है, कैसी होती है? मूर्त होती है। उसके बाद में आपके सामने 4 नंबर प्रश्न है चिंतन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चिंतन है। आपके सामने पहला ऑप्शन है प्रतीकों का प्रयोग, 2 नंबर है भाषा का प्रयोग, 3 नंबर है प्रत्यक्षिक प्रक्रिया और 4 नंबर है संप्रत्यय अधिगम। जल्दी से बताएं सभी साथी। आपके सामने 4 नंबर प्रश्न है कि चिंतन है। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चिंतन क्या होता है? प्रतीकों का प्रयोग होता है। उसके बाद में आपके सामने 5 नंबर प्रश्न है कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की। आपके सामने पहला ऑप्शन है नाम मात्र की भूमिका है, 2 नंबर है महत्वपूर्ण भूमिका है, 3 नंबर है अपूर्वानुमेय भूमिका है और 4 नंबर है आकर्षक भूमिका है। जल्दी से बताएं कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रश्न रीट के अंदर पूछा गया था, इसका ऑप्शन 1 नंबर सही माना था कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है? नाम मात्र की भूमिका होती है। उसके बाद में आपके सामने 6 नंबर प्रश्न है कि गुड़िया और जीवित जोकर पर प्रयोग करके किसने बताया था कि बालक अनुकरण करके सीखते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है अल्बर्ट बंडूरा ने, 2 नंबर है स्टेनले हॉल ने, 3 नंबर है BF स्किनर ने और 4 नंबर है जीन पियाजे ने। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गुड़िया व जीवित जोकर पर प्रयोग करके किसने बताया था कि बालक अनुकरण करके सीखते हैं? अल्बर्ट बंडूरा ने बताया था। उसके बाद में आपके सामने 7 नंबर प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक ने प्राणी के व्यवहार को गणित के आधार पर समझाने का प्रयास किया। आपके सामने पहला ऑप्शन है अल्बर्ट बंडूरा ने, 2 नंबर है स्टेनले हॉल ने, 3 नंबर है कूर्ट लेविन ने और 4 नंबर है टोलमैन ने। जल्दी से बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कूर्ट लेविन ने क्या किया? प्राणी के व्यवहार को गणित के आधार पर समझाने का प्रयास किया था। उसके बाद में आपके सामने 8 नंबर प्रश्न है कि निर्मितवाद केंद्रित है। आपके सामने पहला ऑप्शन है बालक पर, 2 नंबर है शिक्षक पर, 3 नंबर है पाठ्यक्रम पर और 4 नंबर है स्कूल पर। जल्दी से बताएं।
तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्मितवाद केंद्रित होता है, बालक पर केंद्रित होता है। उसके बाद में आपके सामने 9 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा है कि जन्मजात और अर्जित अनुक्रियाओं को दूसरे क्षेत्रों की ओर विस्तारित करने की क्रिया को अधिगम कहते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है एरिक्सन ने, 2 नंबर है थायरनडाइक ने, 3 नंबर है एडवर्ड गुथरी ने और 4 नंबर है वुडवर्थ ने। जल्दी से बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एडवर्ड गुथरी ने कहा है कि जन्मजात और अर्जित अनुक्रियाओं को दूसरे क्षेत्रों की ओर विस्तारित करने की क्रिया को अधिगम कहते हैं। उसके बाद में आपके सामने 10 नंबर प्रश्न है कि बालक में चिंतन का विकास तीव्र गति से किस आयु में होता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 3 से 7 वर्ष तक की आयु में, 2 नंबर है 5 से 7 वर्ष तक की आयु में, 3 नंबर ऑप्शन है 7 से 15 वर्ष तक की आयु में और 4 नंबर है 10 से 17 वर्ष की तक की आयु में। जल्दी से बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बालक में चिंतन का विकास तीव्र गति से किस आयु में होता है। 7 से 15 वर्ष की आयु तक होता है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 11 नंबर प्रश्न है कि पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा है। आपके सामने पहला ऑप्शन है अनुबंधित उद्दीपक, 2 नंबर है अनुबंधित अनुक्रिया, 3 नंबर है अनानुबंधित उद्दीपक और 4 नंबर है अनानुबंधित अनुक्रिया। जल्दी से बताएं कि पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा है। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भोजन को अनुबंधन की भाषा में अनानुबंधित उद्दीपक कहा है। उसके बाद में आपके सामने 12 नंबर प्रश्न है कि बुद्धि का कौन सा सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि 95% बुद्धि वंशानुक्रम और 5% वातावरण की देन होती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है संकाय सिद्धांत, 2 नंबर है द्वितत्व का सिद्धांत, 3 नंबर है त्रितत्व का सिद्धांत और 4 नंबर है समूह कारक का सिद्धांत। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है द्वितत्व का सिद्धांत, जिसको स्पीयरमैन ने दिया था, वह सिद्धांत कहता है कि बुद्धि का जो विकास होता है वो 95% वंशानुक्रम के द्वारा और 5% वातावरण के द्वारा होता है। उसके बाद में आपके सामने 13 नंबर प्रश्न है कि स्पीयरमैन के अनुसार 1 नंबर ऑप्शन है आपके सामने बुद्धि तार्किक चिंतन की योग्यता है, 2 नंबर ऑप्शन है आपके सामने बुद्धि सांवर्धिक चिंतन की योग्यता है, 3 नंबर है आपके सामने बुद्धि संपूर्णता का चिंतन है और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। जल्दी से बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन की योग्यता है, बुद्धि सांवर्धिक चिंतन की योग्यता है और बुद्धि संपूर्णता का चिंतन है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 14 नंबर प्रश्न है कि बुद्धि को 7 योग्यताओं का धारक किसने कहा है। आपके सामने पहला ऑप्शन है स्पीयरमैन, 2 नंबर है थायरनडाइक, 3 नंबर है थ्रस्टन और 4 नंबर है गिलफोर्ड। जल्दी से बताएं कि बुद्धि को 7 योग्यताओं का धारक किसने कहा है। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्धि को 7 योग्यताओं का धारक किसने कहा है, थ्रस्टन ने कहा है। उसके बाद में आपके सामने 15 नंबर प्रश्न है कि पावलोव के प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है अनुबंधित उद्दीपक, 2 नंबर है अनानुबंधित उद्दीपक और 3 नंबर है विलंबित उद्दीपक और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। आपके सामने 15 नंबर प्रश्न है कि पावलोव के प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं। 1 नंबर ऑप्शन है आपके सामने अनुबंधित उद्दीपक, 2 नंबर है अनानुबंधित उद्दीपक, 3 नंबर है विलंबित उद्दीपक और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पावलोव के प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं, अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। उसके बाद में आपके सामने 16 नंबर प्रश्न है कि सूचनाओं के अर्जन प्रतिरूपण संग्रहण पुण्य प्राप्ति से संबंधित मानसिक क्रियाओं को कहते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणात्मक प्रतिक्रियाएं, 2 नंबर है जन्मजात प्रतिक्रियाएं, 3 नंबर है संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं और 4 नंबर है व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं। जल्दी से बताएं कि सूचनाओं के अर्जन प्रतिरूपण संग्रहण पुण्य प्राप्ति से संबंधित मानसिक क्रियाओं को क्या कहते हैं। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसी मानसिक क्रियाओं को संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं कहते
हैं। उसके बाद में आपके सामने 17 नंबर प्रश्न है कि कक्षा कक्ष में अधिगम करने का महत्वपूर्ण नियम है। आपके सामने पहला ऑप्शन है अभ्यास का नियम, 2 नंबर है रटने का नियम, 3 नंबर है पाठ्य वस्तु की नकल करने का नियम और 4 नंबर है उपस्थिति का नियम। जल्दी से बताएं सभी साथी, कक्षा कक्ष में अधिगम करने का महत्वपूर्ण नियम है। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा कक्ष में अधिगम करने का महत्वपूर्ण नियम कौन सा है? अभ्यास का नियम है। उसके बाद में आपके सामने 18 नंबर प्रश्न है कि किसी के दूर से पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंचते समय जो अधिगम होता है उसे कहा जाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है संकेत अधिगम, 2 नंबर है उत्तेजना अनुक्रिया अधिगम, 3 नंबर है श्रृंखला अधिगम और 4 नंबर है मौखिक साहचर्य अधिगम। जल्दी से बताएं, किसी के दूर से पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंचते समय जो अधिगम होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? तो मौखिक साहचर्य अधिगम कहा जाता है। तो उसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 19 नंबर प्रश्न है कि बालक विद्यालय में जीवन शैली सीखता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है संवेग से, 2 नंबर है वातावरण से, 3 नंबर है अनुकरण से और 4 नंबर है व्यवहार से। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बालक विद्यालय में अनुकरण के द्वारा जीवन शैली सीखते हैं। उसके बाद में आपके सामने 20 नंबर प्रश्न है कि अधिगम नहीं है। आपको बताना है कि अधिगम कौन सा नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, 2 नंबर है विकास में परिवर्तन, 3 नंबर है खोज करना और 4 नंबर है सहज व्यवहार। जल्दी से बता दो सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा? अधिगम नहीं है। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अधिगम विकास में परिवर्तन नहीं है, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 21 नंबर प्रश्न है कि बीएफ स्कैनर ने कितने प्रकार के उप पुनर्वलन का प्रयोग किए। आपके सामने 21 नंबर प्रश्न है कि बीएफ स्कैनर ने कितने प्रकार के उप पुनर्वलन का प्रयोग किया है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 3 प्रकार के, 2 नंबर ऑप्शन है 2 प्रकार के, 3 नंबर है 5 प्रकार के और 4 नंबर ऑप्शन है 4 प्रकार के। जल्दी से बताएं, बीएफ स्कैनर ने कितने प्रकार के उप पुनर्वलन का प्रयोग किया है। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उन्होंने 4 प्रकार के पुनर्वलन के प्रयोग किए हैं। तो उसके बाद में आपके सामने 22 नंबर प्रश्न है कि एक विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है, वह किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंच चुका है। आपके सामने पहला ऑप्शन है विश्लेषण, 2 नंबर है अवबोध, 3 नंबर है मूल्यांकन और 4 नंबर है संश्लेषण। जल्दी से बताएं, एक विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है, वह किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंच चुका है। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वह किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंच गया है? अवबोध शैक्षिक उद्देश्य तक पहुंच गया है। उसके बाद में आपके सामने 23 नंबर प्रश्न है कि श्रृंखला अभिकर्मित अनुदेशन के जनक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार ये रीट के अंदर पूछा भी जा चुका है। श्रृंखला अभिकर्मित अनुदेशन के जनक है। आपके सामने पहला ऑप्शन है वाटसन, 2 नंबर है बीएफ स्किनर, 3 नंबर है एन.ए. क्राउडर और 4 नंबर है गुथरी। जल्दी से बताइए सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन है? एन.ए. क्राउडर है। उसके बाद में आपके सामने 24 नंबर प्रश्न की व्यक्ति के संज्ञान प्रक्रिया की पहली सीढ़ी है। आपके सामने पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष ज्ञान, 2 नंबर है प्रत्यक्ष निर्माण, 3 नंबर है जांच पड़ताल और 4 नंबर है संवेदना। जल्दी से बताएं कि व्यक्ति के संज्ञान प्रक्रिया की पहली सीढ़ी है। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यक्ति के संज्ञान प्रक्रिया की पहली सीढ़ी किसे माना जाता है? संवेदना को माना जाता है। उसके बाद में आपके सामने 25 नंबर प्रश्न है कि स्थूल और सूक्ष्म संवेग का वर्गीकरण किसने किया। आपके सामने पहला ऑप्शन है जेम्स ने, 2 नंबर आपके सामने ऑप्शन है अल्फ्रेड वीने ने, 3 नंबर है केटल ने और 4 नंबर है शेल्डन ने। जल्दी से बताएं सभी साथी कि स्थूल और सूक्ष्म संवेग का वर्गीकरण किसने किया था।
तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थूल व सूक्ष्म संवेगों का वर्गीकरण अल्फ्रेड वीने ने किया था। उसके बाद में आपके सामने 26 नंबर प्रश्न है कि शैशव काल को जन्म से 2 वर्ष की आयु तक किसने माना है। आपके सामने पहला ऑप्शन है रोस, 2 नंबर है कार्ल सैनिक, 3 नंबर है लोक और 4 नंबर है अर्नेस्ट जोन्स। जल्दी से बताएं कि शैशव काल को जन्म से 2 वर्ष की आयु तक किसने माना है। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। शैशव काल को जन्म से 2 वर्ष की आयु तक किसने माना है, हर लोक ने माना है। उसके बाद में आपके सामने 27 नंबर प्रश्न है किस आयु में सामान्य बालक वर्ण एवं अक्षरों को लिखना आरंभ कर देता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 8 से 10 वर्ष, 2 नंबर ऑप्शन है 6 से 8 वर्ष, 3 नंबर है 1 से 3 वर्ष और 4 नंबर है 4 से 5 वर्ष। जल्दी से बताएं सभी साथी कि किस आयु में सामान्य बालक वर्ण एवं अक्षरों को लिखना प्रारंभ कर देता है। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वर्ण एवं अक्षरों को लिखना प्रारंभ कब कर देता है, 4 से 5 वर्ष की आयु में कर देता है। उसके बाद में आपके सामने 28 नंबर प्रश्न है कि शिशु भाषा को सर्वप्रथम उपयोग किसके लिए करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शिशु भाषा को सर्वप्रथम उपयोग किसके लिए करता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है सृजनात्मकता के लिए, 2 नंबर है अभिव्यक्ति के लिए, 3 नंबर है अनुकरण के लिए और 4 नंबर है उपयुक्त सभी के लिए। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। शिशु भाषा को सर्वप्रथम उपयोग किसके लिए करता है, अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। तो इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 29 नंबर प्रश्न है कि किसने विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया। आपके सामने पहला ऑप्शन है फ्राइड, 2 नंबर है पियाजे, 3 नंबर है फ्रोम और 4 नंबर है एरिक्सन। जल्दी से बताएं कि किसने विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यह किसने प्रस्तावित किया था, एरिक्सन ने प्रस्तावित किया था। उसके बाद में आपके सामने 30 नंबर प्रश्न है कि कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की। आपके सामने पहला ऑप्शन है जन्म से मृत्यु तक, 2 नंबर है जन्म से बाल्यावस्था तक, 3 नंबर है जन्म से किशोरावस्था तक और 4 नंबर है जन्म से युवा अवस्था तक। जल्दी से बताएं कि कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की थी। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं बताई थी वो जन्म से लेकर मृत्यु तक थी। उसके बाद में आपके सामने 21 नंबर प्रश्न है, 31 नंबर प्रश्न है कि एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो गैप भावनाओं की ओर ले जा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने कि एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्थाओं में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो गैप भावनाओं की ओर ले जा सकता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 18 माह से 3 वर्ष तक। उसके बाद में आपके सामने है 2 नंबर ऑप्शन 3 से 5 वर्ष तक, 3 नंबर ऑप्शन है 6 से 12 वर्ष तक और 4 नंबर है किशोरावस्था के बाद। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 से लेके 5 वर्ष तक की जो अवस्था है उसके अंदर क्या होता है, बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो गैप भावनाओं की ओर ले जा सकता है। ये किसका मानना है, एरिक्सन का मानना है। उसके बाद में आपके सामने 32 नंबर प्रश्न है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में कौन सा एक सही नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है पूर्व ज्ञान, 2 नंबर है नए पदार्थों का आत्मीकरण, 3 नंबर है समायोजन और 4 नंबर है साम्य धारण। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में कौन सा एक सही नहीं है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। जो पूर्व ज्ञान है वो संज्ञानात्मक विकास के जो पियाजे ने चरण बताए थे उनमें नहीं बताया गया है, तो 1 नंबर ऑप्शन सही
हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 33 नंबर प्रश्न है कि पियाजे ने स्थानीकरण शब्द का प्रयोग किया है। आपके सामने पहला ऑप्शन है अधिक उपयुक्त स्थान परिवर्तन के लिए, 2 नंबर है नवीन परिस्थिति हेतु समायोजन, 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने नवीन व पुराने में एकीकरण, और 4 नंबर है अवसर के अतिक्रमण हेतु स्थान लेना। जल्दी से बताइए सभी साथी। पियाजे ने स्थानीकरण शब्द का प्रयोग किया है। आपके सामने पहला ऑप्शन है अधिक उपयुक्त के लिए स्थान परिवर्तन, 2 नंबर है नवीन परिस्थिति हेतु समायोजन, 3 नंबर ऑप्शन है नवीन व पुराने में एकीकरण, और 4 नंबर है अवसर के अतिक्रमण हेतु स्थान लेना। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नवीन परिस्थिति हेतु समायोजन, ये स्थानीकरण शब्द का प्रयोग किया है इसके लिए। उसके बाद में आपके सामने 34 नंबर प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है हाथ मुंह में संबंधन, 2 नंबर है आंख हाथ संबंधन, 3 नंबर है प्रतिवर्ती क्रिया, और 4 नंबर है बोलना शुरू। जल्दी से बताएं कि पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है। आंख हाथ में संबंधन का संज्ञानात्मक विकास होता है। उसके बाद में आपके सामने 35 नंबर प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है। क्या करता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, 2 नंबर है शारीरिक संरचना के विकास को, 3 नंबर है सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। जल्दी से बताइए सभी साथी कि संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम क्या निर्धारित करता है। मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को निर्धारित करता है। उसके बाद में आपके सामने 36 नंबर प्रश्न है कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य है मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। आपके सामने पहला ऑप्शन है मस्तिष्क और आत्मा, 2 नंबर है अधिगम और शिक्षा, 3 नंबर है प्रशिक्षण और अधिगम, और 4 नंबर है शक्ति और गति। ये प्रश्न रीट के अंदर पूछा जा चुका है कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य है मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से बताना है। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पैरों के उचित उपयोग से तात्पर्य है शक्ति और गति। उसके बाद में आपके सामने 37 नंबर प्रश्न है कि अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए किया जाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है बच्चे, 2 नंबर है प्रौढ़, 3 नंबर है चिड़िया, और 4 नंबर है पशु। जल्दी से बताएं कि अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए किया जाता है। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग प्रौढ़ों के लिए किया जाता है। उसके बाद में आपके सामने 38 नंबर प्रश्न है कि कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है। आपके सामने पहला ऑप्शन है व्यवहारवाद, 2 नंबर है प्रकार्यवाद, 3 नंबर है मनोविश्लेषणवाद, और 4 नंबर है संरचनावाद। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है उसके अंदर बाल्यकाल के अनुभव विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है। उसके बाद में आपके सामने 39 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की किरण संपर्क को किस अधिगम सिद्धांत के साथ रखना उपयुक्त होगा। आपके सामने पहला ऑप्शन है प्रयत्न मूल, 2 नंबर है क्रिया प्रस्तुत, 3 नंबर है अभ्यास नियम, और 4 नंबर है गेस्टाल्ट। जल्दी से बताएं सभी साथी प्रकाश की किरण संपर्क को किस अधिगम सिद्धांत के साथ रखना उपयुक्त होगा। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश की किरण संपर्क को किस अधिगम सिद्धांत के लिए के साथ रखना उपयुक्त होगा। गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंदर रखना उपयुक्त होगा। उसके बाद में आपके सामने 40 नंबर प्रश्न है गेने के अनुसार हम अधिगम क्यों करते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है उन्नति करने के लिए, 2 नंबर है विकास करने के लिए, 3 नंबर है समस्या समाधान हेतु, और 4 नंबर है अंतर्दृष्टि के लिए।
तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गिने के अनुसार हम अधिगम समस्या समाधान करने के लिए करते हैं। उसके बाद में आपके सामने 41 नंबर प्रश्न कि आप किसे अधिगम की श्रेणी में रखेंगे। आपके सामने पहला ऑप्शन है संवेगात्मक स्थिति, 2 नंबर है समायोजन, 3 नंबर है मूल प्रवृत्तियां और 4 नंबर है प्रतिक्षेप क्रियाएं। जल्दी से बताएं आप किसे अधिगम की श्रेणी में रखेंगे। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, संवेगात्मक स्थिति को अधिगम की श्रेणी में रखेंगे। उसके बाद में आपके सामने 42 नंबर प्रश्न की व्यवहार की पुनरावृत्ति तथा परिमार्जन किसके लिए निर्देशित होते हैं। आपके सामने प्रश्न है कि व्यवहार की पुनरावृत्ति तथा परिमार्जन किसके लिए निर्देशित होते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है अनुक्रिया, 2 नंबर है परिणाम, 3 नंबर है उद्दीपक और 4 नंबर है अनुबंधन। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यवहार की पुनरावृत्ति एवं परिमार्जन किसके लिए निर्देशित होते हैं, परिणाम के लिए निर्देशित होते हैं। उसके बाद में आपके सामने 43 नंबर प्रश्न है कि किस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधी विकास होता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है विकास क्रम का सिद्धांत, 2 नंबर है विकास दिशा का सिद्धांत, 3 नंबर है एकीकरण का सिद्धांत और 4 नंबर है परस्पर संबंध का सिद्धांत। किस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधी विकास होता है। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विकास क्रम का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधी विकास होता है। उसके बाद में आपके सामने 44 नंबर प्रश्न है कि सिगमंड फ्राइड इदम का आधार मानते हैं, किसे मानते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है भय को, 2 नंबर है सुख को, 3 नंबर है निराशा को और 4 नंबर है कल्पना को। जल्दी से बताएं कि सिगमंड फ्राइड इदम का आधार मानते हैं, किसे मानते हैं। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सिगमंड फ्राइड सुख को क्या मानते हैं, इदम का आधार मानते हैं। उसके बाद में आपके सामने 45 नंबर प्रश्न है कि समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना किसने की थी। आपके सामने पहला ऑप्शन है क्रो एंड क्रो ने, 2 नंबर है रोस ने, 3 नंबर है सिगमंड फ्राइड ने और 4 नंबर है श्रीमती हरलोक ने। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने सिगमंड फ्राइड ने समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना की थी, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 46 नंबर प्रश्न कि एक बच्चा जिसकी उपलब्धि 6ठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लग गई, वह बच्चा है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मंदबुद्धि, 2 नंबर है धीमी गति से सीखने वाला, 3 नंबर है शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा और 4 नंबर है मूर्ख। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वह बच्चा क्या है, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। उसके बाद में आपके सामने 47 नंबर प्रश्न की अधिगम के लिए द्वितीय शर्त क्या है। तो अधिगम की दूसरी शर्त क्या है। आपके सामने पहला ऑप्शन है सीखने वाले का मानसिक स्तर, 2 नंबर है सीखने वाले की बहु अनुक्रियाएं, 3 नंबर है सीखने वाले की बुद्धि और 4 नंबर है सीखने वाले की अभिवृत्ति। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम के लिए द्वितीय शर्त क्या है, सीखने वाले की बहु अनुक्रियाएं होती है। उसके बाद में आपके सामने 38 नंबर प्रश्न है कि सुरेश अपनी कक्षा को एक क्षेत्र भ्रमण के लिए ले गया और वापस आकर उसने अपने छात्रों से भ्रमण के बारे में चर्चा की, यह प्रक्रिया क्या है। आपके सामने पहला ऑप्शन है अधिगम का मूल्यांकन, 2 नंबर है अधिगम के लिए मूल्यांकन, 3 नंबर है मूल्यांकन के लिए अधिगम और 4 नंबर है मूल्यांकन का अधिगम। जल्दी से बताएं कि सुरेश अपनी कक्षा को एक क्षेत्र भ्रमण के लिए ले गया और वापस आकर उसने अपने छात्रों से भ्रमण के बारे में चर्चा की, यह प्रक्रिया क्या है। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यह प्रक्रिया क्या है, अधिगम का मूल्यांकन है। उसके बाद में आपके सामने 49 नंबर प्रश्न है कि किस प्रेरक की आवश्यकताओं की पूर्ति होना आवश्यक है। आपके सामने पहला ऑप्शन है जन्मजात प्रेरक, 2 नंबर है अर्जित प्रेरक, 3 नंबर है कृत्रिम प्रेरक और 4 नंबर है सामाजिक प्रेरक। जल्दी से बताएं कि किस प्रेरक की आवश्यकताओं की पूर्ति होना बहुत ही जरूरी है। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो जन्मजात प्रेरक होते हैं उनके आवश्यकताओं की पूर्ति तुरंत होना
आवश्यक है। उसके बाद में 50 नंबर प्रश्न है आपके सामने, किस प्रेरक में उद्दीपक का होना आवश्यक है। आपके सामने पहला ऑप्शन है जन्मजात प्रेरक, 2 नंबर है अर्जित प्रेरक, 3 नंबर है कृत्रिम प्रेरक और 4 नंबर है सामाजिक प्रेरक। जल्दी से बताएं कि किस प्रेरक में उद्दीपक का होना आवश्यक है। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अर्जित प्रेरक होते हैं उनके अंदर उद्दीपक का होना आवश्यक होता है। उसके बाद में आपके सामने 51 नंबर प्रश्न है कि एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है उत्तरदायित्व की स्वीकृति, 2 नंबर है उचित संवेगों का प्रदर्शन, 3 नंबर है वैयक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन और 4 नंबर है दूसरों के साथ संबंध बनाने की योग्यता। एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता कौन सी नहीं है, वैयक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन, ये विशेषता नहीं है। उसके बाद में आपके सामने 52 नंबर प्रश्न है कि व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक बुद्धि को, 2 नंबर है मूर्त बुद्धि, 3 नंबर है अमूर्त बुद्धि और 4 नंबर है सामाजिक बुद्धि। जल्दी से बताइए सभी साथी कि व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहा जाता है। उसके बाद में आपके सामने 53 नंबर प्रश्न है कि किसने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया था कि सीखने की प्रक्रिया एक कर्मिक प्रक्रिया है। आपके सामने पहला ऑप्शन है पार्सन, 2 नंबर है थायरनडाइक, 3 नंबर है बीएफ स्किनर और 4 नंबर है क्लार्क हल। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। थायरनडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया था कि सीखने की प्रक्रिया एक कर्मिक प्रक्रिया है। उसके बाद में आपके सामने 54 नंबर प्रश्न की वंशानुक्रम आत्मा है वह वातावरण शरीर है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, यह कथन किसका है। बहुत ही अच्छी परिभाषा है आपके सामने की वंशानुक्रम आत्मा है वह वातावरण क्या है, शरीर है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, यह कथन किसका है। आपके सामने पहला ऑप्शन है वुडवर्थ, 2 नंबर है थायरनडाइक, 3 नंबर है बीएफ स्किनर और 4 नंबर है क्लार्क हल। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यह कथन किसका है, वुडवर्थ का है। वुडवर्थ कहते हैं वंशानुक्रम आत्मा है वह वातावरण शरीर है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। उसके बाद में आपके सामने 55 नंबर प्रश्न है आपके सामने, 5 को 2 से गुणा करने पर क्या आएगा का उत्तर देने में नियत चिंतन होगा। आपके सामने पहला ऑप्शन है अभिसारी चिंतन, 2 नंबर है अपसारी चिंतन, 3 नंबर है सबली चिंतन और 4 नंबर है मूर्त चिंतन। तो 5 को 2 से गुणा करने पर क्या आएगा उत्तर देने में जो नियत चिंतन है वो कौन सा चिंतन होता है, अभिसारी चिंतन होगा। तो इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 56 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यागमन के सिद्धांत के अनुसार। आपके सामने पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली माता पिता की संतान प्रतिभाशाली होती है, 2 नंबर है माता पिता की संतान अंतर्मुखी होती है, 3 नंबर है प्रतिभाशाली माता पिता की संतान मंदबुद्धि होती है और 4 नंबर है प्रतिभाशाली माता पिता की संतान बहिर्मुखी होती है। जल्दी से बताएं कि प्रत्यागमन सिद्धांत के अनुसार। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्यागमन के सिद्धांत के अनुसार प्रतिभाशाली जो माता पिता होते हैं उनकी संतान भी क्या हो सकती है, मंदबुद्धि भी हो सकती है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 57 नंबर प्रश्न है कि शिक्षण की 3 द्रव्य प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। आपके सामने पहला ऑप्शन है अभिभावक को, 2 नंबर है शिक्षक को, 3 नंबर है शिक्षार्थी को और 4 नंबर है पाठ्यक्रम को। जल्दी से बताइए सभी साथी कि शिक्षण की 3 द्रव्य प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। 3 शिक्षण की प्रक्रिया में 3 अंग होते हैं, शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षण की 3 द्रव्य प्रक्रिया में कार्यवाहक किसको माना है, शिक्षक को माना है। उसके बाद में आपके सामने 58 नंबर प्रश्न है कि फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि है। आपके सामने पहला ऑप्शन है आपके सामने पहला ऑप्शन है 5 से 6 साल से तरुण अवस्था, 2 नंबर है किशोरावस्था, 3 नंबर है वयस्क अवस्था और 4 नंबर है जन्म से 5 या 6 साल। जल्दी से बताएं कि फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 5 से
6 साल से 5 या 6 साल से तरुण अवस्था, 2 नंबर है किशोरावस्था, 3 नंबर है वयस्क अवस्था और 4 नंबर है जन्म से 5 या 6 साल। तो जल्दी से बता दो सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 से 6 साल की जो तरुण अवस्था होती है उसके अंदर सिगमंड फ्राइड का मानना है कि व्यक्तित्व का विकास सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद में आपके सामने 59 नंबर प्रश्न है, रोजेनविग प्रशिक्षण मापन करता है, किसका मापन करता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है कुंठा का, 2 नंबर है तनाव का, 3 नंबर है बगनासा का और 4 नंबर है चिंता का। जल्दी से बताएं सभी साथी कि रोजेनविग प्रशिक्षण जो था वो किसका मापन करता है। तो इसके अंदर आपके सामने ऑप्शन है, पहला है कुंठा का, 2 नंबर है तनाव का, 3 नंबर है बगनासा का और 4 नंबर है चिंता का। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। रोजेनविग प्रशिक्षण किसका मापन करता है? कुंठा का मापन करता है। उसके बाद में आपके सामने 60 नंबर प्रश्न है कि संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास दोनों साथ साथ चलते हैं, किसका कथन है? आपके सामने पहला ऑप्शन है गिलफोर्ड का, 2 नंबर है मैकडूगल का, 3 नंबर है BF स्किनर का और 4 नंबर है क्रो एंड क्रो का। जल्दी से बताएं कि संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास दोनों साथ साथ चलते हैं, किसका कथन है? आपके सामने पहला ऑप्शन है गिलफोर्ड का, 2 नंबर है मैकडूगल का, 3 नंबर है BF स्किनर का और 4 नंबर है क्रो एंड क्रो का। तो जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रो एंड क्रो का मानना है कि संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास दोनों साथ साथ चलते हैं, तो क्रो एंड क्रो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे आज की महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। आपको प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, और जिन साथियों ने इस वीडियो को अंत तक देखा उनको धन्यवाद। और इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लेना। तो शुभ रात्रि सभी साथियों को, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ।